हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2015 के निरस्त पेपर के सामान्य अध्ययन का विस्तृत व्याख्यात्मक हल। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? सही जवाब होगा विकल्प ए, विम कडफिसेस ने। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम विम कडफिसेस ने करवाया। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। हालांकि सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक इंडो ग्रीक थे, जो भारत से लगे उत्तर पश्चिम सीमा और बैक्ट्रिया अफगानिस्तान पर शासन करते थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? विकल्प ए, गुर्जरा में। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोलम अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन का नामोल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवानाम पेदस्सी नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा यह उपाधि ईरानी शासक दारा प्रथम से प्रेरित थी। सन्नति गुहा लेख से अशोक का चित्र मिलता है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। सही जवाब है विकल्प बी और सी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के नालंदा और गया ताम्र पत्र में उसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त से पूर्व के गुप्त शासकों के संबंध में परम भागवत उपाधि का अभी तक कोई विवरण प्राप्त नहीं है। यद्यपि समुद्रगुप्त के बाद अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की। यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला पहला पाल शासक था। उसने कन्नौज विजय के बाद उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? विकल्प डी, चोल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुजिन, विकल्प सी। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से, विकल्प बी। शंकरदेव 1449 से 1568 ईस्वी मध्यकालीन असम के महान धार्मिक व समाज सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक सरल संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण 1813-1858 कहा जाता है, इसमें भारत को ब्रिटिश काल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया गया। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चीन और चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहने दिया गया तथा 1833 ईस्वी में कंपनी की समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है विकल्प डी, M.A. जिन्ना। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना,
अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरोध में प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। और बाकी विकल्प सही हैं। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन, एस.सी. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, सही जवाब है ऑप्शन सी, वेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। A.O. ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला सम्मेलन बंबई में 1885 में हुआ। हालांकि प्रथम सम्मेलन 25 से 31 सितंबर 1885 तक पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण सम्मेलन रद्द कर बंबई में किया गया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, 29, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और बाकी सारे विकल्प सुमेलित हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1916 और 1930 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? विकल्प सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा विकल्प सी और डी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्रा ने की। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना मार्च 1823 में की गई। इस प्रकार प्रश्न में 2 विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अतः सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। सही जवाब होगा विकल्प डी, महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। यह एक गुप्त संगठन था। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं? कर्जन, विकल्प बी। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। इस पुस्तक में जापान, कोरिया, चीन से संबंधित विषय वस्तु है। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसका सबसे अलोकप्रिय कार्य बंगाल विभाजन था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन बी, द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलियान से लंदन पहुंचे, वहां पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है।
इस कृति का कथानक सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 पर आधारित है। इस विद्रोह को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे सैन्य अभियान के बाद कुचलने में सफलता पाई। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। विकल्प बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी जी इस सभा के प्रथम अध्यक्ष व सचिव एन.जी. रंगा चुने गए थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में हिस्सा लिया था, यह भाग लिया था 1893 में। संत रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना अविस्मरणीय वक्तव्य दिया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो सही जवाब होगा विकल्प ए नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, जिसमें रियासतों के राजाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी रियासतों में पूर्ण प्रतिनिधि सरकार का गठन करें। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने यह वक्तव्य दिया था। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो सही जवाब होगा विकल्प सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री हिमानी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र 1,41,399 वर्ग मील है। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियां टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा और दाहिनी तरफ से सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन व सिंध हैं। ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण जल का अतिशय दोहन है। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। विकल्प सी। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अंडमान निकोबार का 15% भाग इन्हीं वनों से ढका है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। विकल्प बी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि की दृष्टि से क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्ट डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी, उत्तरी सरकार तट ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती मैदान और कोंकण तट है गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में सोयाबीन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध। ऑप्शन डी। राजघाट बांध एक अंतरराज्यीय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। ललितपुर में स्थित इस परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है?
गोदावरी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना एवं 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रायः इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण वृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा की। समुद्र तट रेखा की लंबाई के अनुसार देशों का अवरोही क्रम, पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे ब्राजील है और चौथे पर भारत है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है और माउंट ताल लुजान द्वीप फिलीपींस में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ है देश। इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। दोस्तों सही सुमेलित इस प्रकार है। सबनकाया ज्वालामुखी है पेरू में, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सही जवाब है विकल्प बी 5 फ्लावर झील मंगोलिया। दोस्तों बॉयलिंग झील डोमिनिका, रेड लैगून बोलिविया, ग्रेट स्वेल झील कनाडा में स्थित है, जबकि 5 फ्लावर झील चीन में स्थित है। 5 फ्लावर झील चीन में स्थित है, चीन में। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। इसे ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार पाया जाता है ब्राजील में। वर्ल्ड एटलस के अनुसार 1000 मीट्रिक टन। कजाकिस्तान 304, कनाडा में 275, दक्षिण अफ्रीका में 168, ब्राजील में 156, चीन में 102। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ज्ञातव्य है कि बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% तक होती है। विश्व के 4 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राजील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? रहन सहन का स्तर, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व और लिंगानुपात जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का हिस्सा है, किंतु रहन सहन का स्तर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? ऑप्शन सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और जोतों के आकार में कमी इत्यादि कारक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक होती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? विकल्प डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। किसी देश की जनसंख्या जनांकीय विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च बने रहते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है, मृत्यु दर में गिरावट होती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरावट का रुझान प्रकट करते हुए उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। नगरीय भारत का विस्तार औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का एक मंच है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं: बिहार 61.8%, हिमाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश 67%। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? विकल्प बी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनैतिक शिक्षा आरंभ होती है। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का प्रावधान हुआ। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गईं और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन दिए गए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसली योजना। बहुफसली योजना के अतिरिक्त काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प बी और विकल्प सी। यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सूचना के अधिकार को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ, अतः सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। सही जवाब होगा विकल्प बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 तथा 21 को। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 तथा 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 तथा 20 के साथ साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी मान्य रहता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्रावधान है और एक तरफ अनुच्छेद है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गए हैं। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो सही जवाब है विकल्प बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उच्चतम विधायी संस्था है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे वृहद लिखित संविधान है। इसमें सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद तथा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। परंतु भारतीय संविधान के सबसे अधिक लंबे होने का कारण केवल मूल अधिकारों का अध्याय ही नहीं है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन सी 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? विकल्प सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं। शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969, राजमन्नार समिति 1969, सरकारिया आयोग 1983,
MA पुंछी आयोग 2007। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ऑप्शन बी, महान्यायवादी को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए, पंचायती राज से। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु संबंधित राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243(1) के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग राज्य का गठन करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। दोस्तों 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात 11 हो गई है। 11 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। दोस्तों मूल कर्तव्यों की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। ऑप्शन ए, मार्च 2014 में। आंध्र पुनर्गठन विधेयक 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। यह विधेयक लोकसभा में 18 फरवरी 2014 तथा राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पास किया गया। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित किया था। इसे 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कार्यरत 93% स्वरोजगारी और रोजगाररत कर्मचारियों की संख्या असंगठित क्षेत्र से जुड़ी थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। यह उन बच्चों के अधिकार में है जो उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो कि प्राथमिक स्तर के हैं। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। इस कानून के पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि।
कृषि खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र हैं। विनिर्माण अर्थात उद्योग आदि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर आदि सेवा क्षेत्र अथवा तृतीय क्षेत्र माने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग, उपरोक्त सभी को मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में महिलाओं की भागीदारी 52.9% थी। वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 57.2% थी। राज्यों के संदर्भ में उक्त योजना में भागीदारी के मामले में केरल 89% का शीर्ष स्थान है। निम्नलिखित में से कौन 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? ऑप्शन सी, ग्रामीण सफाई। भारत निर्माण के तहत गांव में कार्यवाही के क्षेत्र में प्रस्तावित है सिंचाई, सड़क, निर्धन आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूर संचार संपर्क। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वें दशक के दौरान। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी से माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तिलहन। वर्ष 2007-8 के रबी के मौसम से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं तथा दाल के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करना था। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नाबार्ड। कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि की सहायता है तो 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योगों, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। यह बैंक स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण। उत्तल उन्नतोदर अभिसारी कॉन्वेक्स दर्पण का प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किया जाता है। CFL इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का पूर्ण नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। इससे विद्युत ऊर्जा की बचत होती है और कम ऊर्जा व्यय से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था।
प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फलतः इसमें ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य यदि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। घरों में स्वच्छता कार्यों के लिए एवं उर्वरक और रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है, परंतु इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत के अवक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे मानव एवं पशुओं में त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड। दंत क्षय फ्लोराइड प्रदूषण से। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। इस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। यह विद्युत धारा का कुचालक है। इसका उपयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य विलायक और प्लास्टिक के निर्माण में भी होता है। किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? दोस्तों, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर SV देसाई ने 1939 में किया था। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन व अपशिष्ट निर्माण की पर्यावरण मित्र तकनीक है। इसके प्रयोग से ग्रामीण ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाता है। ध्यातव्य हो को प्रश्न में SV देसाई के स्थान पर CB देसाई छप गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प सी, रेयान रूपांतरित स्टार्च। विकल्प बी, सुमेलित नहीं है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से एक कृत्रिम तंतु है और न ही एक प्राकृतिक तंतु। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे विस्कोस रेयान या कृत्रिम रेशम आर्ट सिल्क के नाम से जाना जाता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्फेनिक अम्ल। ध्यातव्य को प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाले सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। कंप्यूटर ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, P टाइप और N टाइप। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के आधार पर आवेशों का संचालन होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण ही होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है।
दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए और सही सुमेलन इस प्रकार है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, फोलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन। आयोडीन के अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और मैग्नीशियम नामक पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक हैं। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। फेरोमोन्स सामान्यतः कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह विशेष प्रकार का रसायन है जो विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित थे, श्वेत क्रांति संबंधित है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इस क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। ज्ञातव्य है कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1951-61 के दशक में 17 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 1966-76 के दशक में 49 मीट्रिक टन हो गया। सीएनजी है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस का वाहन चालन में प्रयोग है तो 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की भांति सीएनजी के अवयव मीथेन, ईथेन और प्रोपेन है। प्राकृतिक गैस की तरह यह भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन है। इसमें मीथेन की मात्रा 75 से 98% है। इसको प्रायः 200 से 220 बार यानी 20-22 मेगा पास्कल के सिलेंडरों में भंडारित किया जाता है। www का पूर्ण रूप है विकल्प सी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www आपस में हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश विज्ञानी सर टिम बर्नर्स ली हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ऑप्शन सी बायोगैस। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें लगभग 65% मीथेन होता है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। रतनजोत, जंगली एरंडी और बंगरेड़ जेट्रोफा के हिंदी नाम है। इसके बीजों में तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा तेल से 1 किलोग्राम बायोडीजल पैदा होता है। जेट्रोफा का तेल बिना रिफाइंड किए हुए भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में गिलास, शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन सी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई। हरे पौधे को यदि पारिस्थितिक तंत्र का आधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।
जीवाणु जैविक अवयव हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में हुआ। पुरुष एवं महिला दोनों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, क्या है जंगल के उपचार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये था चिपको आंदोलन का घोष वाक्य। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता का क्षेत्र है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ है राज्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार होगा, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का राजस्थान में है और बांदीपुर है कर्नाटक में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण जैव विविधता ही है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेने ने 1985 में 1985 में किया था। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनी है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रिस्टस ने किया था। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर ये नहीं उगते। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न में से कहां स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? रामपुर में। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय रामपुर में प्रस्तावित है। भारत तथा विश्व का पूरी तरह फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित पहला विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थापित है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ऑप्शन डी कोयला आवंटन घोटाला वाद। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को केंद्र सरकार का पिंजराबंद तोता कहा था। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएसए की। एशिया की धुरी अथवा पिवोट टू एशिया पॉलिसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एशियाई रणनीति का आधार है। इसमें चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान, भारत आदि देशों की अहम भूमिका है। सितंबर 2014 में भारत यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्वप्रथम गए थे अहमदाबाद। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अहमदाबाद से अपनी यात्रा प्रारंभ की। ऐसा कर उन्होंने भारत के साथ संबंधों में नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा का प्रदर्शन किया। अहमदाबाद यात्रा में प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच बेहतर संबंधों का एक रूप स्विंग डिप्लोमेसी भी चर्चा में रही। निम्नलिखित में से किसको 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नवंबर 2014 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया? केदारनाथ सिंह को।
नवंबर 2014 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा केदारनाथ सिंह को उनकी कृति अकाल में सारस के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2020 के लिए नीलमणि फूकन असमिया, वर्ष 2021 के लिए दामोदर मौजू कोंकणी। फरवरी 2015 में जारी की गई वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक अपहृत वायुयान चालक को जिंदा जला दिया जो संबंधित था जॉर्डन से। फरवरी 2015 में जारी की गई एक वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ISIS ने जॉर्डन देश के एक अपहृत वायुयान के चालक को जिंदा जला दिया था। 18वां दक्षेस सार्क सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को आयोजित किया गया था काठमांडू में। 18वां दक्षेस सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू में आयोजित किया गया। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में शांति, सहयोग एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जबकि 19वां सार्क सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित था, जिसे रद्द कर दिया गया। 5 मार्च 2020 को सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कपास, गन्ना, सब्जियों और फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में समाचारों में चर्चित पत्रिका चार्ली एब्दो प्रकाशित होती है फ्रांस से। चार्ली एब्दो पत्रिका पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम से संबंधित कार्टूनों को छापने के कारण कट्टरपंथियों के आक्रोश का शिकार बनी। फ्रांस में इसके मुख्यालय पर आतंकवादी हमला भी हुआ। सलमान रुश्दी का हाल का 2015 का उपन्यास है ऑप्शन बी 2 years 8 months and 28 nights। सलमान रुश्दी का हाल में प्रकाशित उपन्यास का नाम 2 years 8 months and 28 nights है। इनके अन्य उपन्यास शालीमार द क्लाउन वर्ष 2005 में प्रकाशित हुआ था, जबकि फ्यूरी वर्ष 2001 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्बोधन किया था ऑप्शन सी 27 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्बोधन दिनांक 27 सितंबर 2014 को दिया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन हिंदी में किया। वह इस महासभा के उद्घाटन सत्र को हिंदी में संबोधित करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। निम्नलिखित में से किसने चीन को चेतावनी दी है कि वह वियतनाम एवं फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी न दे? ऑप्शन सी बराक ओबामा ने। तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन को चेतावनी दी थी कि वह वियतनाम एवं फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी न दे, साथ ही साथ मतभेदों का शांतिपूर्ण हल निकालें। निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2014 के लिए प्रदान किया गया है? रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ कथाकार, कवि एवं निबंधकार रमेश चंद्र शाह को दिया गया, जबकि दूधनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित गैसों में से किसको अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है? सरीन गैस को। सरीन गैस को अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। यह एक रंगहीन, गंधहीन, जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने से 1 से 10 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन OPCW को वर्ष 2013 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित देशों में से किस देश में फीफा विश्व कप 2014 मैच खेले गए थे? ब्राजील में। फीफा फुटबॉल विश्व कप मैच 12 जून से 13 जुलाई के मध्य ब्राजील के 12 शहरों में संपन्न हुआ। फुटबॉल विश्व कप के इस 20वें संस्करण का विजेता जर्मनी था, जबकि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 देशों को ड्रोन बेचने की स्वीकृति दे दी। निम्नलिखित देशों में से कौन उन देशों की सूची में नहीं है? सिंगापुर।
ओबामा प्रशासन द्वारा जारी की गई फरवरी 2015 में नई नीति के अनुसार 4 देशों को ड्रोन बेचने की स्वीकृति प्रदान है। इन 4 देशों में सिंगापुर शामिल नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल को सतह और आकाश दोनों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है। 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है? ऑप्शन बी, बामियान अफगानिस्तान को 24-25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित सार्क के सांस्कृतिक मंत्रियों की तृतीय बैठक में दिल्ली संकल्प के तहत अफगानिस्तान को वर्ष 2015-16 के लिए दक्षेश सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया। वर्ष 2018-19 में दक्षेश क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में थिम्पू भूटान को चयनित किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? गुजरात ने। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए गुजरात राज्य ने विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है 15। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2008 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या 15 है। 7 अप्रैल को आयोजित विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर WHO ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण 28 नई बीमारियां सामने आई हैं। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था 5 नवंबर 2013 को। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। यह 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था? चोराबारी झील। चोराबारी झील का अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। चंद्रशेखर भारत के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा। P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम से यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 1997 से आरंभ की गई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, मनरेगा। MG नरेगा 2003। दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। बाकी युग्म सुमेलित हैं। जनश्री बीमा योजना 2000 से प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और आम आदमी बीमा योजना 2007। निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उपयोगी और प्रारंभिक
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हिस्सा है। ऑप्शन बी भारत निर्माण का। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवास का निर्माण शामिल था। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। दूसरा है श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी। और तीसरा है शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 तथा 3 सही है। एमजी नरेगा के ग्रामीण क्षेत्र व उसकी जनसंख्या पर पड़े सकारात्मक परिणामों की बात करें तो 2 तथ्य, ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 आयोजित हुई थी मुंबई में। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 का आयोजन मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। 108वीं विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2021 में प्रस्तावित थी। अब इसका आयोजन जनवरी 2023 को सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया जाएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना सन 1914 में कलकत्ता में हुई थी। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता आशुतोष मुखर्जी ने की थी। प्रतिवर्ष जनवरी के माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, खालिद बी सईद। इन्होंने लिखा है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857-1948 नामक पुस्तक में पाकिस्तान के निर्माण में भारतीय मुस्लिमों के अलगाववादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। इसके लेखक हजारा विश्वविद्यालय मानसेरा के राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक खालिद बिन सईद हैं। यह पुस्तक 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची द्वारा प्रकाशित की गई। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया नामक पुस्तकों के लेखक क्रमशः हैं डॉक्टर पीटर हार्डी और विल्फ्रेड कांटवेल स्मिथ। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। बंधुआ मजदूर पद्धति या व्यवस्था को हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों यथा बेगार, सगरी, हाली नामों से जाना जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सही सुमेलन इस प्रकार है, खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वन अपरोपण वर्षा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है क्यू इंग्लैंड में। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। यह 300 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 2020 की थीम जीवन के लिए ओजोन परत का संरक्षण के 35 वर्ष थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए। इटली में स्थित वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? मंगोलायड से। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी अर्थात अमेरिकी इंडियन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के प्राचीनतम निवासी हैं। ये मंगोलायड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं। नृशास्त्रियों का अनुमान है कि वे इस भूखंड पर प्रायः 20,000 से 15,000 वर्ष पूर्व आए थे। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया को। दक्षिण कोरिया नामक देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया सुदूर पूर्व का अंग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2015 के निरस्त पेपर के सामान्य अध्ययन से संबंधित थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।